नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और व्यवसाय से जुड़े गोविंद गोयल ने आज हो रहे भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के चुनाव में व्यापारियों से एकजुट होकर व्यापारियों की समस्याओं का निदान करने की बात करें। देश के प्रतिष्ठित सिक्के से जुड़े भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चुनाव में भारी संख्या में लोगों में उत्साह देखा गया। गोविंद गोयल ने कहा कि वह प्रदेश की राजधानी भोपाल को व्यापारियों के लिए एक हब बनाना रहेगा, जिससे यहाँ पर निश्चित होकर व्यापारी व्यवसाय कर सके। साथ ही उन्होंने हो रहे चुनाव में व्यापारियों से एकजुट रहने का आह्वान किया, क्योंकि व्यापारियों की आपसी विवाद से संस्था की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब संस्था सफल होगी तभी व्यापारियों के हित पूरे हो सकेंगे। गोविंद गोयल ने इस अवसर पर सभी व्यापारियों से भोपाल के लिए व्यापारियों का व्यवस्थित मार्केट बनाने का आह्वान किया। देखिए, एक बात है, चेंबर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज संस्था होती है। अभी तक चेंबर ने, भोपाल की चेंबर ने उतनी मेहनत नहीं की जो व्यापारी और व्यापार और उद्योग के हित में होना चाहिए। अभी चुनाव 4 नहीं 6 साल बाद हो रहा है। उसके बाद यदि ये लोग जो भी जीतते हैं और जीतने के बाद व्यापार उद्योग की समस्याएं दूर करने के लिए सजग रहते हैं, आम आदमी आम व्यापारी की समस्या में खड़े रहते हैं, तो निश्चित ही भोपाल का व्यापार उद्योग बढ़ सकता है। आपको स्मरण होगा, एक तो सिखों का दंगा हुआ था जिसमें महीने 1.5 महीने हमारे भोपाल बंद रहा था। यूनियन कार्बाइड के टाइम पे भी हमारा भोपाल महीने 1.5 महीने बंद हो गया। उसके कारण क्या हुआ कि ग्राहक जो हमारे यहाँ से डाइवर्ट हुए वो वापस नहीं आए। जो हमारे यहाँ से ग्राहक डाइवर्ट हुए, इंदौर गए, कोई कहाँ गया, कोई गया, तो भोपाल का व्यापार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो इसमें चेंबर की महती भूमिका हो सकती है। मैं जो जीत रहे हैं या जो जीतेंगे उनसे एक ही कामना करता हूँ कि किसी भी तरीके से आपसी विवाद नहीं हो। जो विवाद के कारण 6 महीने चुनाव टाला, कितने परेशान हुए लोग और हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, एक दूसरे के खिलाफ FIR हुई। ये व्यापार जगत में नहीं होना चाहिए। इसके होने से संस्था की छवि खराब होती है। खैर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हो शांतिपूर्वक हो रहा है। ऐसी शांति आपस में जीतने के बाद भी बनाए और तालमेल से व्यापारी और उद्योगपतियों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करें, तो ही व्यापार आगे बढ़ेगा। आज मल्टीनेशनल आ रही है, कारपोरेट आ रही है, छोटे व्यापारी मध्यम व्यापारी की हालत खराब है, तो चेंबर की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो भी आए वो ये भूमिका निभाए, तभी फायदा होगा। इस बार बड़ा बहुत प्रसिद्ध चुनाव है, व्यापारियों की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है ये वाला। और 2 चुनाव हैं, 29 अगस्त से होने वाले थे, फिर एक बार बड़ा, फिर कोरोना कार्यक्रम, इसलिए लोगों में भारी उत्साह है और दोनों की टक्कर जो है भारी टक्कर है दोनों की। क्या लगता है आपको, कौन सा पैनल आगे ले जा सकता है भोपाल? देखिए, ये बात सही है कि किसी की भी एक पैनल का पूरे नहीं जीतेंगे, सबके अपने अपने संबंध होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। तो आप ये सोचो किसी के एक पैनल का जीत जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जितने भी अच्छे लोग हैं जो व्यापारिक हित में काम करते हैं वही जीतेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? संजय गुप्ता। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये व्यापारियों की एक बहुत मानक और प्रतिष्ठित संस्था है। इसके चुनाव प्रति 3 वर्ष में होते हैं, किंतु किसी कारणवश और तथाकथित कुछ लोगों के सीट पे ज़बरदस्ती काबिज़ रहने और सीट ना छोड़ने की वजह से ये करीब 4 साल लेट हो रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का और साथ ही साथ हमारे अधिवक्तागण वकील जितने यहाँ पर जो चुनाव संपन्न करा रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनकी वजह से चुनाव संपन्न हो रहा है। प्रगतिशील पैनल में सारे व्यापार क्षेत्र से, सारे भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिनिधियों को लिया गया है और ये पैनल में कार्य करने का जज्बा रखने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से प्रगतिशील पैनल जीत के आती है तो व्यापारियों की समस्याओं को निजात दिलाएंगे और कहीं ना कहीं पूरे समूचे भोपाल व्यापारी क्षेत्र का विकास होगा। 8 जनवरी है, एक 2022 एक नए वर्ष में हम लोग आए हैं, तो व्यापारियों के लिए भी ये नया वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। आज मुझे दिख रहा है जो भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जिस उत्साह के साथ भोपाल के व्यापारी मतदान कर रहे हैं और हमारी पैनल प्रगतिशील पैनल को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पूरे 24 कैंडिडेट हमारे विन होकर आने चाहिए और निश्चित रूप से व्यापारी रहे सम्मान से और व्यापार करे स्वाभिमान से। इस संकल्प के साथ आज ये चुनाव हो रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें ये भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं ये कामना करता हूँ आज इस वोटिंग के माध्यम से, इस डेमोक्रेटिक वे के माध्यम से ये भारत का सबसे मजबूत संगठन होकर उभरेगा भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज मेरी यही शुभकामना है। जिलाधिवक्ता संघ जबलपुर द्वारा अध्यक्ष RK सिंह सैनी के नेतृत्व में
आज सत्र न्यायालय में अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को सैनिटाइजर मास्क बांटे गए और मास्क लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष अखिलेश चौबे, सचिव राजेश तिवारी, ज्योति राय, अमित साहू, अजय दुबे, तरुण रोहितास, शैलेंद्र यादव, बाबा परसाई, अर्जुन साहू, दामोदर पाटकर, आशीष पांडे, अभिषेक पटेल, अमित चवंद्रे, आशीष यादव, राकेश शुक्ला, रेणु शुक्ला आदि उपस्थित थे। कोरोना नामक महामारी से आप पूर्व परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी पहली बार ऐसा हमारे सामने देखने मिल रहा है। विगत 1.5 वर्षों से हम इस वैश्विक महामारी को लेकर अत्यंत पीड़ित, प्रताड़ित और अन्य संसाधनों के अभाव में इतने दुखी, बेबस और लाचार रहे हैं। कोरोना की सेकेंड जब वेव आई थी, फिर वर्तमान में कुछ समय के लिए स्थितियां सुधरी, मगर वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम ये फिर कह सकते हैं कोरोना की तीसरी लहर पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में फैल गई है। और उसी के परिणाम स्वरूप जिला अधिवक्ता संघ द्वारा भी ये देखा जा रहा है कि विगत कुछ दिनों से जैसे कि सूचना प्राप्त हुई थी कि हाईकोर्ट बार में भी और जिला न्यायालय स्थित कुछ न्यायालयों में कर्मचारी और अधिवक्तागण इससे संक्रमित हो गए। इस संक्रमण को देखते हुए कि भविष्य में ये संक्रमण आगे ना बढ़े, इसको देखते हुए अधिवक्ता संघ के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संघ के द्वारा निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क वितरण का कार्यक्रम आज किया गया। उसके पूर्व भी लगातार विगत 3 दिवस से हमने जागरूकता अभियान के तहत जिला अधिवक्ता संघ में, क्योंकि ऐसी स्थिति पैदा होती है कि लगभग 8 से 10 हज़ार व्यक्ति एक साथ यहाँ मौजूद रहते हैं, ऐसी स्थिति में ये भयावहता महामारी यहाँ न फैले, इसको देखते हुए हमने जागरूकता अभियान चलाया है। और पूर्व में तीनों बारों के पदाधिकारियों के द्वारा एक संयुक्त मीटिंग माननीय मध्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के संयोजन में हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट को पूर्णतः आगामी दिनों से वर्चुअल मोड पर लाके सुनवाई प्रारंभ कर दी गई है। आज हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से इस मामले में चर्चा करेंगे और आगामी समय में हो सकेगा तो सोमवार से हम भी जिला न्यायालय को भी वर्चुअल मोड पर ही सुनवाई के लिए प्रेरित करेंगे। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में इस बीमारी से बचने के लिए केवल जागरूकता का भाव प्रकट करें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव का एक साधन है। सीएसपी आधारताल प्रियंका करचाम ने बताया कि न्यू रामनगर निवासी सृष्टि पटेल 82 भाजपा के पूर्व मंत्री मोती कश्यप की बेटी थी। उसका विवाह महेश पटेल से हुआ था। महेश माइनिंग का काम करता है। वहीं सृष्टि शाहपुरा डिंडोरी स्थित शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर थी। रोजाना की तरह सृष्टि कॉलेज गई थी। शाम को वह कॉलेज से लौटी। इस दौरान न जाने क्या हुआ कि सृष्टि ने फंदा लगाया और उससे लटक गई। ससुराल वालों ने उसे फंदे पर लटकते देखा तो उनके होश उड़ गए। तत्काल सृष्टि को फंदे से उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रशिक्षण उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। अभी घटनाक्रम तो अभी बेसिकली अभी जांच पे चल रहा हुआ है। अभी हम लोग पीएम के लिए रवाना करेंगे। पीएम के बाद ही अग्रिम जो भी जानकारी मिल पाएगी हमें। क्या नाम था, क्या हुआ? तृप्ति पटले हैं मृतिका। तृप्ति कश्यप हैं मृतिका। अभी पीएम के लिए रवाना कर रहे हैं। अग्रिम जो भी जांच में आएगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी जो भी होगी अग्रिम कार्यवाही देखी जाएगी जांच के बाद। मेरी 4 बेटियों में सबसे छोटी बेटी थी। पीएचडी थी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी। नीट वगैरह के एग्जामिनेशन भी उसने क्लियर थी। बहुत ही इंटेलिजेंट थी। एक महेश पटले नाम के युवक है, उसके साथ उसने लव मैरिज कर ली थी। लव मैरिज के बाद से वो निरंतर उसको आए दिन पीड़ित और प्रताड़ित करता रहता था। बड़ी फेडअप रहती थी। मेरे को तो ज़्यादा नहीं बतलाती थी, वो अपनी माँ को और अपनी बहनों को। बड़ी बहन जो है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पिपरिया है और एक बहन जो है तो तुम्हारे से लखनऊ में है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनके पतिदेव मैनेजर हैं एयरपोर्ट के। तो उनको बताया करती थी, उनके माध्यम से जानकारी मुझे मिलती थी कि ये बहुत ही पीड़ित और प्रताड़ित करता है। आज वो सवेरे जो है तो इधर डिंडोरी के सहपुरा में
शासकीय आदर्श महाविद्यालय में लेक्चरर थी और वहाँ से वो लौट के आई थी। ये इसने क्या किया, उसके पति ने, ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। बस मुझे मेरी बेटी चली गई, जिसको बड़े लाड़ और प्यार से हमने पाला था, आज हमारे बीच में नहीं है। हमारा संपूर्ण परिवार, उसकी बड़ी बहनें, उसके भाई, हमारे कुटुंब के, उसके भाई और मेरे भाई, पूरा परिवार जो है तो हम लोग शोकग्रस्त हैं। अब बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जांच का सब्जेक्ट है। अब वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं और क्या दंड मिलता है, दंड तो उसको मिलना चाहिए। बस यही मैं ये सब। जबलपुर सिहोरा के बंदरकुला धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम, अन्नदाता किसान परेशान है, जिसको लेकर किसानों ने अपनी आप बीती बताई। किसानों को मैसेज देने के बाद भी उनकी धान तलाई कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। किसान अपनी धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तुलाई कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। बारदानों की कमी बनी हुई है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों ने बताया कि यहाँ पर 4 समितियां निर्धारित की गई हैं, जिससे कि अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह मौजूद नहीं रहता। उनके मोबाइल नंबर भी समस्या के लिए दिए गए हैं। अपना वहाँ पे आज बारदाना आया और वहाँ पे जो 6 नंबर की, जिसकी मान लो कि लास्ट डेट थी आज 6 तारीख की, उसको बारदाना नहीं मिल पाया, लुट गया बारदाना। 6 तारीख के जितने भी रजिस्ट्रेशन थे, ज़्यादा तो थे नहीं, 20-25 रजिस्ट्रेशन रहे होंगे लास्ट डेट के, उनको भी पूरा बारदाना नहीं मिल पाया। 30-35-40 हज़ार बारदाना आया और एकदम लूट हो गई। कोई मतलब सिस्टम है नहीं है, कोई सिस्टम ठीक ठाक चल नहीं रहा है। जिसको जितना आया उतना ले लिए, लूट लिए, ट्रक पे चढ़। किसान के लूटपाट भी भाई है, हम बारदाने को लेके हुई है ना, लूटपाट हुई है। अब किसान चढ़ गया है पूरा भाई। जिसकी लास्ट डेट है वो तो लूटेगा ही, क्योंकि जो सिस्टम है वो है ही नहीं वहाँ पर। यहाँ के प्रभारी कहाँ है? 4 प्रभारी सामने नहीं आए हैं, ना प्रभारी सामने आए हैं, ना कोई वहाँ पे सरकारी कर्मचारी था। क्या एक ये भी वजह है कि चारों सोसाइटियों को इकट्ठा कर दिया गया? इकट्ठा नहीं किया गया, अलग अलग है, पूरा सिस्टम अलग अलग है। आज जो मझगवा में हुआ है वो ये है, प्रभारी सामने नहीं आए हैं, कोई अधिकारी सामने नहीं था। किसान खुद ले लिए, जिसको जितना लगा, जो कुछ हुआ। और जो छोटे किसान है वो परेशान है बहुत ज़्यादा, उनको कुछ मिला नहीं है वहाँ पे। आज लास्ट डेट उनकी निकल जाएगी, दूसरा मैसेज आता है, नहीं आता, पता नहीं कब आएगा। ठीक, बड़ी समस्या है। ये हमारा आज की लास्ट डेट है सर, इसकी डेट निकल गई और बड़े बड़े किसान लोग लूट फूट कर लिए, किसानों को मिल ही नहीं रही कट्टी। ये क्या है? आज आखिरी डेट थी। जी सर। और बारदाना नहीं मिल पाया और लास्ट डेट चली गई 150 कुंटल की। क्या करें हम? कौन सा केंद्र है ये? सेलवारा सर। सेलवारा। आप लोगों को और कौन सी दिक्कतें आ रही हैं इधर? कितने दिन से ज़्यादा दिक्कतें आ रही है सर। 5 दिन से माल जला है, मौसम खराब है। यहाँ हमारा पीटी भी हुई है, अभी टूट फूट हुई है। जी सर। कौन लोग थे जिन्होंने मारा पीटी की केंद्र के? समझ में नहीं आ रहा सर। यहाँ पे प्रभारी है क्या? प्रभारी है नहीं है सर, सारे गए, भग गए सब लोग। 4 प्रभारी सब भग गए। कोई अधिकारी आया मौके पे? कोई नहीं आया सर। कोई अधिकारी नहीं आया, ना SDM, ना तहसीलदार? कोई नहीं आया सर। ना पुलिस? नहीं, कोई नहीं आया। तहसीलदार साहब आए हैं अभी। कौन सा ये लगता है? सेलवारा सर। बच्चों के लिए वैक्सीन का कर्नाटक में हुआ विरोध, कहा बनाया जा रहा है गिनी पिग। बच्चों के लिए वैक्सीन का कर्नाटक में विरोध किया जा रहा है, जहां लोगों का मानना है कि इस व्यक्ति ने जो एक DNA
को चेंज कर सकती है, उसके लिए प्रयोग करने के लिए बच्चों को गिनी पिग बनाया जा रहा है। कर्नाटक की नेचुरोपैथ निशा कोरी का कहना है कि इस वैक्सीन के घटक तत्व खतरनाक है, जिससे शरीर को नुकसान हो सकता है। बिना किसी अध्ययन के इस व्यक्ति को लगाया जा रहा है, जिससे बच्चों को खतरा हो सकता है। लोगों का कहना है कि इस वैक्सीन के जरिए बच्चों को प्रयोग के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, निशा कोयरी, और नेचुरोपैथ से ज़्यादा मैं एक माँ हूँ। आजकल ये जो ये जो वैक्सीन्स है, मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ये वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स स्टडी कीजिए। ये इतने खतरनाक इंग्रेडिएंट्स है, इससे इतने एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं और ये बच्चों के कॉलेजेस में कंपलसरी किया जा रहा है। मेरे खुद के बेटे के कॉलेज में बोला वैक्सीन लेना कंपलसरी है। कर्नाटका में सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बोल दिया है। अब ये तीसरी लहर का ड्रामा अभी से स्टार्ट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे लोग के ऊपर ट्रायल्स हो रहा है। दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, कोई स्टडीज नहीं हुआ है, उसको बच्चे लोग के ऊपर कैसे दे सकते हैं? ऑलरेडी डरा रहे हैं, हाँ बच्चे लोग के ऊपर तीसरा लहर आएगा। ये क्या, कहाँ से हम लोग, ये एस्ट्रोलॉजर है, भगवान है, कैसे उनको पता है कि बच्चे लोग के ऊपर आएगा? ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हम कैसे अपने बच्चों को दे? नेक्स्ट बोलेंगे स्कूल आपको भेजना है तो वैक्सीन देना पड़ेगा। हाउ कैन दे कम अप विद सच काइंड ऑफ डायरेक्टिव्स? ऑलरेडी कॉलेज में आ गया है, तो मदर्स हैव टू वेक अप। अपने बच्चे लोग को आप क्या दे रहे हो उसके बारे में प्लीज स्टडी कीजिए, इंग्रेडिएंट्स के बारे में स्टडी कीजिए। इतना खतरनाक इंग्रेडिएंट्स है, इतने एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं। मैं खुद एंट्री कर रही हूँ, रोज इतने मौतें हो रही है, बट मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर कर रही है। 18 साल की लड़की गुजर गई विद इन 21 डेज, विद इन 1 मंथ 20-year-old गर्ल डाइड। आर यू अवेयर? ये मीडिया कवर कर रही है। हाँ, फैमिली ने ट्विटर मूवमेंट स्टार्ट किया है टू अवेकन पीपल अबाउट दिस डेंजर्स ऑफ दिस वैक्सीन। और ये तीसरी लहर उन लोग ला रहे हैं बच्चे के ऊपर। और आपको पता है प्रेग्नेंट वुमेन, जो फैक्ट शीट पे लिखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट टू टेक द वैक्सीन। और ये प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में और सब पूरा इंडिया में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेशन कैंप्स हैव सेट अप। प्रेग्नेंट वुमेन जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया है, फीटस है, पहले बोला था 40 इयर्स के ऊपर देंगे, अब ये बच्चा बेचारा जन्म नहीं लिया, उसके ऊपर कैसे स्टडीज ही नहीं हुए हैं। इतना हम लोग क्या इधर गिनी पिग्स बैठे हैं इंडिया में। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वेक अप, अंडरस्टैंड अबाउट द सीरियसनेस। हम लोग क्यों, मदर्स क्यों आए हैं यहाँ पे? मदर्स आए हैं क्योंकि अपने बच्चों को हम गिनी पिग्स नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा खुद का इम्यूनिटी है। वैक्सीन इज द वायरस इटसेल्फ। तो हम लोग, अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी है, हम नेचुरली ठीक हो सकते हैं। मुझे पता है, मैं नेचुरोपैथ हूँ, आसानी से मैंने पूरा साल 2 साल कभी भी मास्क नहीं पहना है, ना मेरे बच्चों को पहनने दिया है। हमारे पास RTI कॉपी है, ना मैंने फाइन भरा है। बट द पॉइंट इज मास्क पहना है कॉजेज कैंसर, सो इट्स सो डेंजरस। व्हेन हमारा शरीर खुद ही हील कर सकता है तो क्यों हम लोग वायरस से डरे? और क्यों ये डेंजरस वैक्सीन विच इज अ DNA चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इट्स एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, हम हमारे बच्चों को नहीं देंगे। सो वी आर completely against mandatory vaccines. So kindly cooperate and send this message to all the mothers across. Stand up together, don't experiment on your child. It is a gift from God. Please don't, without understanding, without doing the research, don't listen to the government or the doctors. It is your child. आप अपने बच्चे के लिए खुद रिसर्च कीजिए और ऐसे जहरीले पदार्थ अपने बच्चों को मत दीजिए प्लीज। थैंक यू। भोपाल पुलिस व चाइल्ड लाइन द्वारा संयुक्त रूप से रशीदिया स्कूल बरखेड़ी जांगराबाद में साइबर फ्रॉड व महिला अपराधों की रोकथाम हेतु जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। अभी हम लोग कमिश्नरेट की तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सकता है बच्चों में आउटरीच बढ़ाएं। हमको इस टाइप के खबर मिली थी कि या फिर इस टाइप की सूचना मिलती रहती है कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कतराते हैं, पेरेंट्स कतराते हैं क्राइम रिपोर्ट करने में। तो चाइल्ड लाइन की मदद से हम लोगों ने सोचा कि लगातार ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई सीनियर अधिकारी आकर बच्चों से इंटरेक्ट करे और उनको साइबर के जो अपराध हैं उनके बारे में अवगत कराएं। तो यहाँ पे रशीदा स्कूल में हमने सेशन किया जो बहुत अच्छा रहा। कल हमने कन्याशाला स्कूल में भी किया था जहाँ पे बच्चों का रिसेप्शन बहुत अच्छा रहा। काफ़ी बच्चों ने ऐसे ऐसे डाउट्स पूछे जो हमने सोचा भी नहीं था कि बच्चे पूछेंगे। बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। तो ओवरऑल बच्चों को बताया गया कि कुछ भी इशू होता है तो किस तरीके से वो साइबर हेल्पलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से चाइल्ड लाइन से संपर्क में आ सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा और हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि इस टाइप का हम लोग और स्कूल में भी करते रहें। बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। बच्चे जो नहीं जानते
उन सब बातों से बच्चे परिचित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। क्या होना चाहिए बार बार इस तरह के जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे व्हाट्सएप में क्या कर रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, टीवी में, कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं, सबको जानकारी नहीं होती है। यदि इस प्रकार के प्रोग्राम होंगे तो बच्चे जागरूक होंगे और जो गलतियां होती है वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। क्या लगता है आपको इस तरह के वर्कशॉप से जो साइबर फ्रॉड चल रहा है, साइबर क्राइम में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, उसमें रोक लग सकती है? जी जरूर जरूर रोक लगेगी, लगता है आपको? जी बहुत अच्छा सेशन रहा, सर लोगों ने बहुत टाइम दिया हम लोगों को, और साथ में ही टीचर्स ने भी बहुत जो क्वेरीज थी उनको भी किया। हम लोगों को क्या बहुत सारी चीज़ें बहुत डाउट रहते कि काउंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो उन लोगों ने हम लोगों की क्वेरीज को दूर किया। मेरा नाम श्रीमती रागनी सैनी है, मैं शासकीय उमावी बरखेड़ी में माध्यमिक शिक्षक हूँ। आज जो पुलिस विभाग की तरफ से, साइबर क्राइम विभाग की तरफ से हमारे बच्चों को और शिक्षकों को जो मार्गदर्शन दिया गया है साइबर क्राइम के ऊपर से, वो बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ चीज़ें जो आज तक हम भी नहीं जानते थे वो हमारे बच्चों ने जानी, और बच्चों ने जानी, साथ साथ शिक्षकों ने भी जानी। हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो बच्चे मोबाइल का जितना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, उन्हें उनके उपयोग से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं पता थे, जो आज उन्हें पता है, क्योंकि बच्चे जिज्ञासावश इंस्टा और फेसबुक सब कुछ चला रहे हैं। लेकिन उससे क्या नुकसान हो सकते हैं ये बच्चों को नहीं पता था, क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं बताना, ना पेरेंट्स ने बताया ना शिक्षक ने बताया। लेकिन आज जो अधिकारियों के द्वारा बताया गया वो बहुत ही अच्छा था, हमारे लिए भी बहुत अच्छा था। तीसरी लहर ने कई राज्यों में दस्तक दे दी है। हमें सावधान रहना है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं। 20 जनवरी से पहले तक अनिवार्य रूप से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन करवाएं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। नमस्कार नागरिक बंधु, भाइयों और बहनों, युवा साथियों, कोरोना की तीसरी लहर कई देशों में और कई राज्यों में आ गई है, और इसलिए इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। सभी से हम अपील कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी कि मास्क लगाएं, दूरी बना कर रखें, सावधान रहें, स्वच्छ रहें, हाथ धोएं, ताकि कोरोना से हमारा बचाव हो सके। साथ ही 15 से 18 साल के बच्चों का, युवक युवतियों का, किशोर किशोरियों का टीकाकरण अभियान मिशन 15-18 प्रारंभ हुआ है, जो 3 तारीख से हो। प्रदेश देश में नंबर 1 स्थान पर है, उसके लिए आप सबको बधाई। लेकिन जो अभी भी बच रहे हैं बच्चे, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उनका जल्दी से जल्दी कराएं। 20 जनवरी तक 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को 100% टीकाकरण हो जाए, ये लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने रखा है, जिसको हमें पूर्ण करना है। उसमें सहयोग करें और कोरोना से बचें। आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, आपके मित्र, आपके परिचित, वो प्रदेश इससे मुक्त रहेगा। पिछले दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री के साथ हुई घटना को लेकर देश में भाजपा द्वारा उग्र आंदोलन और पंजाब सरकार का विरोध किया जा रहा है। जबलपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में हुई सुरक्षा चूक को लेकर प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सदर के गणेश चौक पर पंजाब सरकार के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के पुतले फूंककर अपना आक्रोश जताया और पंजाब सरकार को शीघ्र बर्खास्त करने की मांग की है। विगत दिनों पंजाब में जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है। जहाँ पे भी प्रधानमंत्री जी का काफिला जाता है, उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य सरकार करती है। आज प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये सरकार फेल हुई है। जो सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा ना दे पाए, वो आम जनता की सुरक्षा क्या करेगी। इसी के विरोध में आज हमने पंजाब सरकार का, चन्नी जी का और राहुल गांधी जी के पुतले का दहन गणेश चौक सदर में किया है। और हम महामहिम राष्ट्रपति जी से ऐसी गुजारिश करते हैं कि पंजाब की ऐसी संवेदनहीन सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आशिफ हैदर। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।